कोई भी युद्ध, कोई भी जो लड़ाई है उसे जीता जाता है हथियार से नहीं। किसी ने कहा है कि युद्ध जीता जाता है हथियार से नहीं बल्कि हौसला से जीता जाता है। हथियार से नहीं बल्कि हौसला से जीता जाता है लड़ाई। दिव्यांशी कह रही हैं कि मेरा नाम अभी तक नहीं लिए है। दिव्यांशी है ना, दिव्यांशी श्रीवास्तव। सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी बच्चे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। जुड़ गए तो 70 करंट व्यू है, लाइक 292 हो गया है। चलिए लाइक करके कुछ लोग चले गए। सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं 171 लोग हैं, लाइक कर दीजिए सेशन को। तो किसी भी लड़ाई को कहा जाता है कि लड़ाई, कमेंट नॉर्मली आने दीजिए। कोई भी लड़ाई जो है उसे जीता जाता है हौसला से। याद रखिए, हौसला बनाए रखना है। कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं बिना वजह, और नर्वसनेस का परिणाम होता है कि परीक्षा के दिन हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ करके चले आते हैं। रोल नंबर गलती भर के चले आते हैं, हम लोग सिग्नेचर छोड़ के चले आते हैं। 4-5 प्रश्न जो आपको अच्छे से आता था वो गलती करके चले आते हैं। ये सब आपके नर्वसनेस के कारण होता है। जब आप नर्वस हो जाते हैं तो ये सब घटनाएं घट जाती हैं एग्जाम हॉल में। और कई बार ऐसा कहा गया है कि परीक्षा बच्चा फेल करता है, कोई भी बच्चा परीक्षा अगर फेल कर रहा है तो उसके पीछे उसकी तैयारी कारण नहीं बनता है, बल्कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका लापरवाही कारण बनता है। परीक्षा में नर्वसनेस के कारण बच्चा लापरवाह हो जाता है, घबरा जाता है, कुछ गलतियां कर लेता है OMR सीट में, और 5-6 प्रश्नों का उत्तर गलत दे देता है। ये कहीं ना कहीं आपको फेल कराने का कारण बन जाता है। तो सबसे पहले तो आप हौसला रखिए, विश्वास रखिए, और ये बात याद रखिए कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई वहाँ नहीं पहुँचा है। सच बात है, ये सच है। इसमें कोई जानबूझ के नहीं बोल रहा। कोई ऑक्सफोर्ड और कोई कैम्ब्रिज और कोई कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से नहीं आया है। सब मगध यूनिवर्सिटी से आया है, सब पटना यूनिवर्सिटी से आया है, सब पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से आया है, सब बिहार यूनिवर्सिटी से आया है, सब तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से आया है, सब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आया है। और बिहार की स्थिति वर्तमान में ऐसी है, एक समय में ऐसा था कि पटना यूनिवर्सिटी में जिसका एडमिशन हो गया, मतलब पटना यूनिवर्सिटी सबसे बादशाह यूनिवर्सिटी था पढ़ाई के मामले में। आज स्थिति ऐसा होगा कि पटना यूनिवर्सिटी को भी मगध यूनिवर्सिटी के बराबरे में रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। पुराना नाम पे चल रहा है, अपना अलग बात है। तो पटना यूनिवर्सिटी हो जाए या बिहार यूनिवर्सिटी हो जाए या तिलका मांझी हो जाए या मगध हो जाए, कोई पढ़ाई लिखाई के मामले में, माहौल के मामले में सब अभी बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। पटना यूनिवर्सिटी अपनी गरिमा खो चुका है लगभग। मैं जहाँ तक मुझे लगता है, जिस तरीके से लोग वहाँ घूमते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, उस तरीके से बता रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, इसीलिए अपने आप को कम मत आंकिए कि आप कम हैं। आप बेहतर हैं, किसी से कम नहीं हैं आप। समझा बात ना, किसी से कम नहीं है आप। जो है वो कोई नहीं है। बस ईमान लीजिए अपने आप को कि हम बेहतर हैं। और उसी लिहाज से पढ़िए, कॉन्फिडेंस में रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, बेहतर सोचिए। मन में घबराहट हो तो अच्छे अच्छे लोगों से बात कर लीजिए, माँ बाप से बात कर लीजिए, अपनी बहन से बात कर लीजिए, अपने गुरुजी से बात कर लीजिए, लेकिन हताश नहीं होना, निगेटिव दिमाग में नहीं लाना, हौसला बनाए रखना है। कौन कहता है छलनी में छेद, छलनी में बर्फ नहीं जमता? बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। महात्मा गांधी की बात अगर करें तो महात्मा गांधी के साथ दांडी मार्च में कितने लोग साबरमती से दांडी गए थे? कितने लोग साबरमती से दांडी गए? जल्दी बताइए, सभी लोग उत्तर एक बार दे दीजिए। कितने लोग साबरमती? सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आशीर्वाद। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हुए, आज का सेशन बेहतरीन होने वाला, मजेदार होने वाला, अच्छा होने वाला है। महात्मा गांधी के साथ 78 लोग थे, गांधी जी के साथ 78 लोग थे, गांधी जी के मिला के 79 लोग थे। इस 78 लोग में एक बिहार से भी थे जिनका नाम था बाबू गिरवरधारी प्रसाद। बाबू गिरवरधारी प्रसाद उनका नाम था। ये बिहार से थे, जो गांधी जी के साथ दांडी मार्च में साबरमती से दांडी गए। गांधी जी 18 मार्च 1930 को साबरमती से चले और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहाँ पहुंच गए? दांडी। और वहां समुद्र के किनारा है दांडी में, वहां समुद्र के पानी से नमक बनाया,
उस जमाने में आम आदमी को नमक बनाने पर रोक था, प्रतिबंध था। गांधी जी ने नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा। कानून को तोड़ना ही कहलाता है सविनय अवज्ञा। 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इसी दिन शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो याद रखिएगा, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 और सविनय अवज्ञा आंदोलन उस दिन शुरू होगा जिस दिन नमक बनाकर गांधी जी नमक कानून तोड़ेंगे। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिए, महात्मा गांधी जब नमक कानून तोड़ रहे थे उस समय बिहार में भी, छपरा में, बेगूसराय में और सिवान में लोग नमक बनाकर, कैसे बोलो कि सर यहाँ तो समुंदर है नहीं, बिहार में तो समुंदर नहीं ना है सर, फिर यहाँ कैसे नमक बना? नमकीन मिट्टी है बिहार में, तो बिहार में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने का काम किया गया। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया उसी समय दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा सी राजगोपालाचारी ने की। उन्होंने भी नमक कानून तोड़ा। दक्षिण भारत में नमक कानून तोड़ने का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया था। जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ 6 अप्रैल 1930 को, तब बिहार में उसी समय शराबबंदी आंदोलन चला। बिहार में उसी समय शराबबंदी आंदोलन और चौकीदारी कर न देने का आंदोलन चला। उसी समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ता आंदोलन चलाया, यानी रेड शर्ट मूवमेंट चलाया। उसी समय रानी गैंदेलियू नागालैंड में रानी गैंदेलियू ने क्या चलाया गुरु? तो रानी गैंदेलियू ने चलाया हरेला आंदोलन, या इसी आंदोलन का दूसरा नाम है जिया तरंग आंदोलन। तो जिया तरंग या हरेला आंदोलन एक ही आंदोलन का नाम है। तो हरेला या जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में चलाया। इसने चलाया गुरु? तो रानी गैंदेलियू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। रानी गैंदेलियू को रानी की उपाधि किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। भैया मैं बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ 6 अप्रैल को, लेकिन 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी और उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। दिल्ली समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ। नोट कीजिए, दिल्ली समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ। इसी समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस और गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। नोट कीजिए, तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन गांधी जी को वहां से गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ वापस आना पड़ा और गांधी जी ने दोबारा शुरू किया सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी गांधी जी के द्वारा चलाया गया एकमात्र आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? गांधी के द्वारा चलाया गया एकमात्र आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 2 बार शुरू हुआ था। एक बार बंद हुआ फिर शुरू हुआ। गांधी जब लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहां हुआ क्या था कि भैया एक व्यक्ति था विंस्टन चर्चिल, जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था। गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे राउंड टेबल मीटिंग में, उसी समय उनको अधनंगा फकीर किसने कहा? चर्चिल ने कहा। आपको बता दें, जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था लंदन में, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, सेशन को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं, अभी कितने लोग जुड़े हैं जरा दिखा दीजिए हमको, कितने लोग जुड़े हो गुरु? 460, 628 लोग जुड़े हो, 515 लाइक है। नहीं चलेगा, सेशन को लाइक करने में कितना टाइम लगता है? लाइक कर दो गुरु, मजा आना चाहिए। गांधी जी के साथ बिहार से कौन थे? बाबू गिरवरधारी प्रसाद। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इसके द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया गया? 1870 में। 1870 में, नोट कीजिए, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। महादेव गोविंद रानाडे का योगदान
1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में भी था। 1867 लिखिए, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में भी योगदान था महादेव गोविंद रानाडे का। और 1870 में उन्होंने, महादेव गोविंद रानाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब किया? 1870 में। पर इससे 3 साल पहले 1867 में जब प्रार्थना समाज बना था तो उससे भी जुड़े थे कौन? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 में बनाया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, नोट कर लीजिए। 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बनाया था। इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। मैं बता दूं कि महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और A.O. ह्यूम, जिनको हम कांग्रेस के संस्थापक कहते हैं, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले, इन दोनों के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के तथा A.O. ह्यूम के राजनीतिक गुरु थे, भी नोट कर लीजिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले और A.O. ह्यूम के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिए। और इन्होंने 1870 में बनाया पूना सार्वजनिक सभा, 1887 में बनाया इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, और 1867 में जो प्रार्थना समाज बनी थी उसके भी एक मेंबर थे, कौन? महादेव गोविंद रानाडे। आगे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गुरु ये वही महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की पहली बार अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भारत आई थी आयरलैंड से। ये मूलतः आयरलैंड की रहने वाली थी, आयरिश महिला थी। आयरलैंड आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा 1898 में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में किया गया था। 1898 में किसके द्वारा? मैडम एनी बेसेंट के द्वारा। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। उनका संबंध था थियोसोफिकल सोसाइटी से। 1892 में वो भारत आई थी। 1892 में वो भारत आई थी, 1892 में, और उन्होंने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी से अपना संबंध जोड़ लिया था। थियोसोफिकल सोसाइटी, आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, मैंने बताया था ना कि कुछ संगठन है जिसके स्थापना के 150 साल पूरे हो गए, बताया था ना। 1875 में आर्य समाज बना, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन शुरू हुआ, 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुआ, 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ, 1875 में वंदे मातरम लिखा गया। ये सब 1875 में हुआ। आज 2025 में इन सब के 150 साल पूरे हो गए हैं। यानी वंदे मातरम के लिखने के भी 150 साल पूरे हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, इनके भी जन्म के 150 साल पूरे हो गए। और तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, थर्ड पॉइंट, इसके बाद 1875 में ही आर्य समाज, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन और थियोसोफिकल सोसाइटी बना। यही थियोसोफिकल सोसाइटी था जिससे बाद में कौन जुड़ गई? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने बनाया, क्या बनाया? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। एनी बेसेंट की 2 पत्रिका, एनी बेसेंट की 2 मैगजीन थी। एक मैगजीन का नाम था, लिखिए भैया, एक मैगजीन का नाम था न्यू इंडिया, इनकी दूसरी मैगजीन का नाम था कॉमन बिल। न्यू इंडिया और कॉमन बिल लिखो, न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ये किसकी मैगजीन है, किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की पत्रिका का नाम रटो, मेरे साथ रटो, न्यू इंडिया कॉमन बिल, न्यू इंडिया कॉमन बिल, न्यू इंडिया कॉमन बिल, एनी बेसेंट की पत्रिका है। एनी बेसेंट ने 1916 में, एनी बेसेंट ने 1916 में तमिलनाडु के मद्रास के निकट एक जगह है अडयार, मद्रास के निकट अडयार से एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 नोट कीजिए, सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास के निकट अडयार से इन्होंने क्या शुरू किया? तो भैया होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया। वैसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू होगा आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में किसने बनाया? एनी बेसेंट। लेकिन मदन मोहन मालवीय ने भी कुछ किया था बनारस में। मदन मोहन मालवीय ने, नोट कीजिए, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में किया था। आगे आइए नेक्स्ट। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम कहां के रहने वाले थे? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोबियन ह्यूम। मैं बता दूं, जब 1857 की क्रांति हुआ था उस समय एओ ह्यूम उस समय कहां थे? इटावा के मजिस्ट्रेट थे। जब 1857 की क्रांति हुई, क्वेश्चन आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई तब उस समय एओ ह्यूम कहां के मजिस्ट्रेट थे? इटावा के मजिस्ट्रेट थे। माने आईसीएस परीक्षा पास करके आए थे। मतलब पूछा जाता है कि सैनिक सेवा से आए थे या असैनिक सेवा से। तो असैनिक सेवा, सैनिक सेवा में होते तो कमांडर होते, कमांडर इन चीफ होते। इटावा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे कौन? डीएम थे एओ ह्यूम। तो एओ ह्यूम 1857 की क्रांति में इटावा के डीएम थे। इन्हें कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता है। ये कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे। एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव भी थे, इसको भी नोट कर लीजिए। और एओ ह्यूम के राजनीतिक गुरु मैंने बताया थोड़ी देर पहले, महादेव गोविंद रनाडे। ये रहने वाले थे स्कॉटलैंड के। स्कॉटलैंड नोट कर लीजिए भैया, ये इंग्लैंड है। मैं बता दूं कि इंग्लैंड का मैप है भाई, ऊपर का जो हिस्सा इंग्लैंड में है इसी को बोलते हैं स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड नोट कर लीजिए, स्कॉटलैंड। उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं वेल्स, इसको बोलते हैं वेल्स। और सबसे नीचे वाला पार्ट को बोलते हैं इंग्लैंड, सबसे नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इंग्लैंड। और जो पूरा आप देख रहे हैं इन सब को मिलाकर बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन। क्या बोलते हैं भैया? ब्रिटेन बोलते हैं। भैया यहाँ पर एक उत्तरी आयरलैंड भी इसी में है, इसी में भैया उत्तरी आयरलैंड भी है, उत्तरी आयरलैंड। भैया इस सब को मिलाकर एक ही देश है, इस सब को मिलाकर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। नोट कर लीजिए। इन सब की राजधानी है कहाँ? लंदन, जो टेम्स नदी के किनारे है। भैया ये पूरा एक देश में आता है। स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, इस सब को मिलाकर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है गुरु लंदन। और लंदन इंग्लैंड की राजधानी नहीं है, पूरा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यानी पूछा जाए यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या आता है तो उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड। और जो इसकी राजधानी है वो यूनाइटेड किंगडम की, वो इंग्लैंड वाले पार्ट में है। भैया इंग्लैंड वाले पार्ट में यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। कंप्लीट एक देश है, ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा मैपिंग का भी काम कर दिया। तो भैया एओ ह्यूम कांग्रेस के पहले महासचिव थे और डब्ल्यूसी बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम लिखिएगा, न कि उत्तराखंड कर दीजिएगा। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी थी? जब एओ ह्यूम कांग्रेस के महासचिव पद से हट गए, एओ ह्यूम की मृत्यु हो गई। उसके बाद एओ ह्यूम का कांग्रेस के महासचिव का जो पद था वो लगातार 22 साल तक, ध्यान रखिए, कांग्रेस के पहला महासचिव एओ ह्यूम थे और लगातार 22 साल तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। मैंने 1885 से लेकर 1907 तक लगातार एओ ह्यूम ही कांग्रेस के महासचिव थे। और इनका जब निधन हो गया 1911 में, तब इन पर एक जीवनी लिखा गया। किसके द्वारा? विलियम वेडरबर्न के द्वारा। विलियम वेडरबर्न के द्वारा एओ ह्यूम की जीवनी लिखी गई 1913 में। 1911 में मरे और 1913 में विलियम वेडरबर्न ने एओ ह्यूम की जीवनी लिखी। विलियम वेडरबर्न भी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा सर हेनरी कॉटन ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। जॉर्ज यूल ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अल्फ्रेड वेब ये भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। भैया विलियम वेडरबर्न 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, अब बाकी सब एक एक बार। और मैं बता दूं कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष पूछा जाए, कांग्रेस का पहला ईसाई अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर होगा जॉर्ज यूल। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। 989 लोग जुड़े हैं। अगला सवाल का उत्तर दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं आज मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और नए नए प्रश्नों के साथ आया हूं। भैया विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? 2 बार।
बाकी सब एक एक बार, यानी कुल मिला के 4 अंग्रेजों ने 5 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है। और पहला अंग्रेज कौन था जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की? जॉर्ज यूल। इसको आप याद रखिएगा। चलिए भाई, बस सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो लाइक कर दो। 990 लोग हो, 783 नहीं चलेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सेशन को लाइक कर दो भैया, लाइक करो गुरु, लाइक कर दो। इसका उत्तर सभी लोग दीजिए। नया प्रश्न है, तुम लोग कहते हो ना सर नया प्रश्न ले आइए, तो नया प्रश्न आया है, उत्तर जरा दीजिए, देखते किसका कितना आंसर सही होता है। नया प्रश्न आया है, आंसर दीजिए ना। हम यही बैठे, कौन सही उत्तर करता है? लगता है सब उत्तर सही दिया क्या? जमींदार दे रहे हैं, कुछ लोग किसान दे रहे हैं। अरे भैया, सब गलत उत्तर, किसी का सही उत्तर नहीं है, किसी का सही उत्तर नहीं गुरु, किसी का भी सही उत्तर नहीं जा रहा है। बात क्लियर है। आंसर होगा व्यापारी। व्यापारी वर्ग ने 1857 की क्रांति में किसी का साथ नहीं दिया, अंग्रेज के फेवर में ही रह गए। किसान भी शामिल हुआ था। जमींदार बाबू कुंवर सिंह कौन जी थे? अरे बाबू कुंवर सिंह क्या थे? जमींदारे न थे जी। शामिल हुए थे कि नहीं शामिल हुए थे? तो गुरु, जमींदार भी भाग लिया, किसान भी, सिपाही भी, व्यापारी वर्ग भाग नहीं लिया। और कौन भाग नहीं लिया भैया? तो पढ़े लिखे वर्ग। पढ़े लिखे लोग घर में दुबक के रहते हैं। पढ़े लिखे लोग की एक बहुत बड़ी डिमेरिट है कि जब युद्ध खत्म हो जाए, मारपीट खत्म हो जाए, अन्याय खत्म हो जाए, तब वो जुड़ते हैं लड़ाई से। वो निकलेंगे बाद में दरवाजा खोल के। एक बेगुनाह को कोई बाहर में पीट रहा है, कोई बेगुनाह को बाहर में पीट रहा है, तो पढ़े लिखे लोग ऊपर से तमाशा देखते छत पर से। अब फिर नीचे जाते हैं, जब मार के चला जाता है तो पंचायती करने। अब पूरा बढ़िया बढ़िया कुर्ता, अब बढ़िया बढ़िया पजामा ये पहन के बढ़िया से निकलेंगे। प्रोफेसर साहब, एसडीएम साहब, फलना साहब, चिलना साहब। अरे क्या हो गया? मैं तो देख रहा था, मार रहा था उसे, बेगुनाह को पीट रहा था। भैया देख रहे तो कूद काहे न गए थे? तो पढ़े लिखे लोग विवाद में नहीं पड़ते, उचित अनुचित में भी नहीं पड़ते। उचित हो अनुचित उससे कोई मतलब उनको नहीं है। विवाद में नहीं जाना है, विवाद के बाद नेता बनने पहुंचना है। चलिए, तो पढ़े लिखे लोग भी भाग नहीं लिए। और कौन भाग नहीं लिया? तो भैया पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया। पूरा दक्षिण भारत भाग नहीं लिया। और कौन भाग नहीं लिया? तो बंगाल भाग नहीं लिया। और कौन भाग नहीं लिया? तो पंजाब भाग नहीं लिया। ये सब भाग नहीं लिया। ये सब के सब 1857 के क्रांति के मुख्य दर्शक थे। इन लोगों ने भाग नहीं लिया। याद रखिए, उत्तर भारत में भी पंजाब और बंगाल गायब रहा। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, 1857 की क्रांति की बात करें तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से। तब 10 मई 1857 संडे का दिन था। 57 की क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल का फूल का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि 57 की क्रांति पहले होना कब था? 57 की क्रांति पहले होना था 31 मई को। 31 मई को प्री डिफाइंड था, लेकिन 10 कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि 10 मई को ही विद्रोह भड़क गया। क्वेश्चन ये भी आएगा कि विद्रोह शुरू कब हुआ? तो आंसर होगा 10 मई 1857 को। लेकिन होना कब था? तो 31 मई 1857 को होना था, लेकिन पहले ही हो गया। भैया तत्कालिक कारण 1857 के विद्रोह का जो जिससे विद्रोह भड़का, तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। भैया मेरठ छावनी के 85 सैनिकों के द्वारा, मेरठ छावनी के 85 सैनिकों के द्वारा, लिख लो भैया, 85 सैनिकों ने इस चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया। इसी बात को लेकर ब्रिटेन की जो सरकार थी, इन 85 सैनिकों पर कोर्ट मार्शल कर दिया। उस जमाने में नियम था कि सरकार के आदेश की अवहेलना सरकार का आदमी नहीं कर सकता। उसका एक नियम था। 1856 में ही एक नियम बना था जिसका नाम था जनरल सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट। जनरल सर्विस एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1856 में आया था। इसी एक्ट में कहा गया कि सरकार का आदमी सरकार के विरोध में नहीं जा सकता। लेकिन ये 85 सैनिकों ने इस एक्ट को धक्का देते हुए चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से मना कर दिया। इन 85 सैनिकों को कोर्ट मार्शल करके 9 मई को ही 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 9 मई को भेजा गया 10 साल के लिए जेल इन 85 सैनिकों को। अब भैया 31 मई का इंतजार करिएगा। इसी जेल जाने के गुस्सा में अगले ही दिन 10 मई को विद्रोह शुरू हो गया। 57 के क्रांति के प्रचार प्रसार के लिए रोटी और कमल के फूल का इस्तेमाल किया गया था। 1857 के क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह नेता थे।
पटना से पीर अली नेता थे, गया से करीम अली नेता थे, इलाहाबाद से लियाकत अली नेता थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल नेता थी, बरेली से खान बहादुर खान नेता थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेता थी। इसके अलावा कानपुर से नाना साहब, जिनका बचपन का नाम था धोंधू पंत, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिया हुआ बेटा थे। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिया हुआ सन थे, गोद लिए थे नाना साहब को, बचपन का नाम धोंधू पंत। तो नाना साहब कानपुर से, और ग्वालियर से तात्या टोपे, तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर और वक्त खां। याद रखिएगा 10 मई को विद्रोह फूटा मेरठ से, 11 मई को सैनिक कहां पहुंच गए? दिल्ली, और 12 मई को सैनिकों के द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। ये 3 डेट याद रखिएगा, सवाल नहीं छूटेगा। कौन नहीं भाग लिया? व्यापारी। ऐसे भी व्यापारी लोग भी विवाद में नहीं पड़ते, पढ़े लिखे लोग। दक्षिण भारत, बंगाल और पंजाब ने भाग नहीं लिया। वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जानी रे। किसने कहा था? एक बार सेशन को लाइक कर दो। 1121 लोग जुड़े, 948 लाइक नहीं चलेगा। मजा आ रहा है पढ़ के गुरु, मजा आ रहा है ना? सेशन को लाइक कर दो गुरु। लाइक बटन दबाने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। वैष्णव किसने कहा? ये लाइन किसने लिखा? किसने कहा नहीं लिखा है, किसने, ये किसका कथन है? बोलते थे गांधी जी, गलती कंफ्यूज मत होइएगा, बोलते थे गांधी जी, वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन कहते हैं कि जो पीर पराई, जो दूसरों का दर्द नहीं समझता, वो इंसान नहीं है। मानव वही है जो दूसरों के दर्द को समझता है। तो वैष्णव जन तो ते नहीं कहियो, पीर पराई जान रे। नरसिंह मेहता, बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही उत्तर आप लोग दे। नरसिंह मेहता बोलते थे गांधी जी, गाते थे इसको अपने गांधी जी, पर इसको रचा किसने, लिखा किसने? तो भैया नरसिंह मेहता। आगे आ जाइए। स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए? कौन सा साल था जब स्वामी विवेकानंद शिकागो पहुंचे? आपको पता है ना, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 यशुवाद का जनक स्वामी विवेकानंद को कहा गया। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो भाई हम आ गए हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु। मैं कह रहा हूं कि स्वामी विवेकानंद किस वर्ष शिकागो गए? मैं शिकागो स्वामी, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो गुरु। क्या सर? जहां नहीं कहीं नहीं मिलेगा, हमारा ठीक होगा सिस्टम। हम कुछ भी हो, मैं ओबीएस वाले से बात कर लूंगा, कंपनी से बात कर लूंगा गुरु। बस सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हो सभी लोग सेशन को लाइक करिए। भाई 1893 में शिकागो गए, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए। और मैं बता दूं आपको, इनको नव हिंदूवाद के जनक, ऐसे आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का पिता और पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय को बोलते हैं। नव जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता, नव जागरण, पुनर्जागरण, आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन रॉय। लेकिन नव हिंदूवाद का पिता, नव हिंदूवाद का जनक, लिखो, नव हिंदूवाद का जनक किसे कहा जाता है? नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है किनको? स्वामी विवेकानंद को। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम था शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस ने ही स्वामी विवेकानंद को पहली बार नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनाया था। मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद 1897 में रामकृष्ण मिशन, लिखो, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया और इनको नव हिंदूवाद का जनक कहा जाता है। भैया लिखिए, आगे बढ़िए। 1902 में अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो उत्तर देगा उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन को गुरु लाइक कर दो जल्दी से, सेशन को लाइक कर दो गुरु, जल्दी से लाइक करो। सेशन को लाइक कर दो जल्दी से भैया, सेशन लाइक हो जाना चाहिए। लाइक कर दो गुरु, अभी भी लाइक उतना नहीं जितना पर जितने लोग देख रहे हैं। सेशन को लाइक कर दो, चलो भैया बताओ जल्दी। 1902 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो बताएगा हम समझेंगे कि विद्यार्थी पढ़ रहा है और काफी मेहनत कर रहा है, तभी इतना फैक्ट उसे याद है।
कमेंट एक बार दिखा दीजिएगा मुझे, जल्दी बताओ, जरूर जल्दी बताओ क्या आगे कौन कौन कर रहे हैं। सबका आंसर ए आ रहा है। चलिए सही उत्तर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कहीं बगल में गूगल लेके तो नहीं बैठा है जी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1895 और 1902। 1895 में पुणे में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और 1902 में अहमदाबाद में हुआ, उसके भी अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1895 में पुणे में, 1902 में अहमदाबाद में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन बनाया। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन 1875 में बनाया। और 1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। इंडियन नेशनल लिबरल 2 संस्था बनाई। भैया सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 2 संस्था बनाया। पहली संस्था इंडियन एसोसिएशन 1876 और दूसरी संस्था 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन बनाया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के किताब का नाम था अ नेशन इन द मेकिंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पुस्तक का नाम है अ नेशन इन द मेकिंग। अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का किताब है। इनकी मैगजीन का नाम है, इनकी पत्रिका का नाम है बंगाली। इनकी पत्रिका का नाम क्या है गुरु? बंगाली। नोट कर लीजिए, एकदम याद हो गया होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारत के दूसरे आईसीएस ऑफिसर थे और ये असम में मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे। असम में मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे और इनकी मृत्यु 1925 में हुआ। 1925 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी का डेथ हुआ। उसी साल चितरंजन दास की भी मृत्यु हो गई थी। चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की मृत्यु 1925 में हुआ। 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन किसने बनाया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1919 याद रखिए। 1876 में इंडियन एसोसिएशन बनाया। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही लिखा था। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा था? कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास किसने लिखा? तो आरसी दत्त ने लिखा कांग्रेस का आर्थिक इतिहास। और कांग्रेस का ऑफिशियल हिस्ट्री यानी कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास किसने लिखा? तो लिखा पट्टाभी सीतारामैया। कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा। कांग्रेस का आर्थिक इतिहास आरसी दत्त ने लिखा और कांग्रेस का संविधान सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने तैयार किया। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस में पहली बार खादी पहनना अनिवार्य किया गया। खादी पहनना अनिवार्य कब किया गया? 1926 में। 1926 में कांग्रेस के गुवाहाटी अधिवेशन में सभी कांग्रेसियों को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। भैया मैं बता दूं आपको, कांग्रेस में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार जन गण मन कब गाया गया? 1911 में कलकत्ता में। कांग्रेस में पहली बार झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा कब गाया गया? 1938 में हरिपुरा में, जहां सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं बता दूं आपको पहली बार कांग्रेस में स्वराज की मांग कब की गई? 1906 में कलकत्ता में। और पहली बार कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 में लाहौर में। पहली बार कांग्रेस में तिरंगा कब फहराया गया? 1929 में लाहौर में। जिस साल पूर्ण स्वराज की मांग की गई उसी साल कांग्रेस में तिरंगा भी फहराया गया, 1929 में लाहौर में। और सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें अगर, तो कांग्रेस पार्टी में आजादी से पहले 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और 3 बार, लिख लो भैया, कांग्रेस में आजादी से पहले 3 बार हुआ था बिहार में कांग्रेस का सेशन। बिहार में पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था 1912 में पटना के बांकीपुर में। में पहली बार 1912 में कांग्रेस का सेशन हुआ। उसके बाद दूसरी बार 1922 में गया में हुआ और तीसरी बार 1940 में रामगढ़ में हुआ। सेशन को लाइक कर दो गुरु। कांग्रेस पार्टी में इससे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछेगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम है बंगाली। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के पत्रिका का नाम है बंगाली और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के किताब का नाम है
और नेशन इन द मेकिंग। नोट कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं, मजा आ रहा है गुरु। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 कलकत्ता। जन गण मन कब गाया गया? 1911 कलकत्ता। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा 1938 में गाया गया। कहां भैया? हरिपुरा, जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एकदम याद कर लो गुरु, कांग्रेस में आजादी से पहले कितनी महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की? 3 महिलाओं ने किया। कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में हुआ? तो भैया 3 बार हुआ। 1912, 12, 22, 40, 12, 22, 40, ऐसे याद करो। 12, 22, 40, 12, 22, 40। 1912 में बांकीपुर पटना, 22 में गया, 40 में रामगढ़। आगे आ जाओ गुरु। पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? मैं बता दूं आपको, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में पहली बार प्रति व्यक्ति आय और नेशनल इनकम निकाला। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? तो दादा भाई नौरोजी ने निकाला। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886, 1893, 1906। 1886, 1893, 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा था। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने रखा था नाम। वैसे कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव मैडम भिखाजी कामा रही हैं। मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी के पर्सनल सेक्रेटरी भी रही हैं। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इनकी 2 पत्रिका है, इनकी 2 मैगजीन है। एक फेमस मैगजीन है रफ्त गुफ्तार। रफ्त गुफ्तार ये दादा भाई नौरोजी की मैगजीन है। एक दूसरी मैगजीन है जो उतना फेमस नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया ये 2 मैगजीन है दादा भाई नौरोजी की। किताब का नाम मैंने लिखा है, किताब का नाम मैंने लिखा है गुरु। और मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, कैसे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार कैसे भारत को लूट रही है और यहां से धन अपने देश ले जा रही है, इसका सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। और पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय, पहली बार भारत के प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला? दादा भाई नौरोजी ने निकाला। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1886, 1893, 1906। आगे आइए, 1909 और 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका टेस्ट भी हो रहा है गुरु। एक बार सेशन को लाइक कर दो, जितने लोग 1254 लोग जुड़े हो, 1238 लाइक है, बचा हुआ लाइक कर दो गुरु। सेशन को एक बार लाइक कर दो, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो। आज का सेशन बेहतरीन होने वाला है भैया। 1909 से लेकर 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे भैया? तो लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। गुरु ये थे मदन मोहन मालवीय। 1909 में कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था, 1918 में दिल्ली में हुआ। 9 दूनी 18, याद रखें। 9 में भी मदन मोहन मालवीय, 18 में भी मदन मोहन मालवीय। 1909 में लाहौर में, 1918 में दिल्ली में। 1909 में लाहौर में, 1918 में दिल्ली में। 9 दूनी 18, याद रहेगा। मदन मोहन मालवीय ये वही व्यक्ति हैं जिनका निधन 1944 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय का डेथ कब हुआ? 1944 में। और मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU का स्थापना किया था। आगे आइए, जवाहरलाल नेहरू ने पिता के पत्र पुत्री के नाम, अपने बेटी के नाम, इंदिरा गांधी के नाम नेहरू जी खूब चिट्ठी लिखते थे। किस जेल से लिखते थे ये बताना है। कौन से जेल में नेहरू जी बंद थे? तो अपने बेटी के नाम से चिट्ठी लिखा था। जल्दी से उत्तर इसका दीजिए। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो 5 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे। कुल 5 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, 3 बार एक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 में लाहौर में, 1936 में लखनऊ में, 1937 में फैजपुर में। 3 बार पंडित नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। 1929 लाहौर में जब पंडित नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पहली बार कांग्रेस में तिरंगा फहराया गया और हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, इसका निर्णय लिया गया। हर साल 26 जनवरी को क्या मनाने का निर्णय लिया गया? पूर्ण स्वराज दिवस। और पूर्ण स्वराज की मांग की गई, तिरंगा फहराया गया। ये सब हुआ 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1936 में लखनऊ में जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने समाजवाद का
खूब प्रचार किया और उन्होंने कहा कि मैं एक लोकतंत्रवादी हूं, मैं एक गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा और राजकुमारों में कोई भरोसा नहीं है। मैं एक लोकतंत्रवादी हूं, मैं गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजा और राजकुमारों में कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने समाजवाद का प्रचार किस अधिवेशन में किया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। 1937 में फैजपुर में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेहरू जी। 1937 में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जो गांव में हो रहा था। कांग्रेस का पहला गांव का अधिवेशन 1937 में फैजपुर, वहां भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये अहमदनगर जेल से अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम चिट्ठी लिखते थे। इनकी 2 किताब और भी है। इनकी एक किताब और है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। इनकी दूसरी किताब का नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी विश्व इतिहास की एक झलक। ये 3 किताब इनका याद रखिएगा। पंडित नेहरू 5 बार अंतरिम सरकार को मिला ले तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। भारत के प्रधानमंत्री 5 बार। महात्मा गांधी लगभग कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए? अगर ये प्रश्न गलती हुआ तो कनपट्टी फोड़ेंगे गुरु, कनबोजा तोड़ देंगे मार के। भैया जनवरी में सिर्फ दारोगा का परीक्षा होने जा रहा है। अब आपकी परीक्षा मार्च में होगी, मार्च लास्ट में होगी। फरवरी में मुझे कोई संभावना हो जाए अलग बात है, वही मैनेज कर ले सरकार, लेकिन मुझे लगता है मार्च से पहले परीक्षा नहीं होगी अब एईडीओ की, और आगे टीआरई भी आ जाना है जनवरी लास्ट या फरवरी में। इस कम सीट, मुझे सीटों के बारे में नहीं पता कि सीटें कितनी हैं, 1 लाख है कि 5 लाख है मुझे नहीं पता, जितनी भी सीटें हो, लेकिन जनवरी लास्ट या फरवरी में फॉर्म आ जाना है। तो आप लोग लगे रहिए, सारी परीक्षाएं मार्च लास्ट से अप्रैल तक में हो जाएंगी, टीआरई वाली भी। इसलिए कोई परीक्षा में तैयारी मत छोड़िए, पूरी जान लगा दो गुरु। कौन गया कौन गई जाने दीजिए जिसको जाना था। जो भी व्यक्ति आपसे संबंध तोड़ा उसको संबंध तोड़ना ही था। वो फिराक में था, कोई बहाना ढूंढ रहा था आपसे दूर जाने का। जो दूर गया वो था ही नहीं आपका, वरना प्रताड़ित करने के बाद भी लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ते, रिश्ता नहीं तोड़ते। जो रिश्ता प्रताड़ना के बाद भी न छोड़े, इग्नोरेंस के बाद भी न तोड़े, समझ जाइए वही रिश्ता आपका अपना है। और तो अगर बिना मतलब का, बिना बहाना का कोई रिश्ता तोड़ के चला जाए तो भगवान को शुक्रिया कहिए कि बहुत जल्दी आपको उसने बचा लिया। इसलिए चुपचाप से पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए। चमकता हुआ सितारा को सब लोग सलाम करते हैं गुरु, तो चमकता हुआ सितारा बनिए, अपने आप को चमकाइए, वहां तक पहुंचाइए। 21 साल 6 महीने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 साल 6 महीने रहे भैया। 1892 में वो वकालत की पढ़ाई करके वापस लौटे। उसके बाद दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने के लिए अफ्रीका गए। 1894 में उन्होंने अफ्रीका में नेटाल इंडिया कांग्रेस बनाया, और उन्होंने अफ्रीका में ही एम्बुलेंस सेवा, बोअर युद्ध, अफ्रीका में एक युद्ध हुआ था बोअर युद्ध, उसमें जितने घायल लोग थे उनकी मदद के लिए गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी। एम्बुलेंस सेवा, उसी सेवा के लिए गांधी जी को भारत जब लौटे 1915 में जब गांधी भारत लौटे अफ्रीका से, तब गांधी जी को मिला कैसरे हिंद की उपाधि, इसी बात के लिए, एम्बुलेंस सेवा के लिए। अफ्रीका में जो उन्होंने एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी बोअर युद्ध के लोगों को मदद करने के लिए, इसी बात को लेकर अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने 1915 में जब गांधी भारत लौटे तो उनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। गांधी जी अफ्रीका में 2 आश्रम बनवाए, एक का नाम था फिनिक्स आश्रम और दूसरे का नाम था टॉल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी ने अफ्रीका से एक पत्रिका निकाला जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका यात्रा के दौरान एक किताब लिखी जिसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक में ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। अगला पॉइंट लिखिए भैया, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपना जन भाषण, अपनी पब्लिक स्पीच बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना समारोह में दिया था। स्थापना समारोह 1916 में गांधी जी ने पहली बार पब्लिक स्पीच दिया। गांधी जी का भारत में पहली बार सत्याग्रह और पहला सविनय अवज्ञा, पहला सत्याग्रह और पहला सविनय अवज्ञा दोनों 1917 चंपारण में। गांधी जी का भारत में पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में हुआ था। आप कहेंगे सर गांधी को बार बार रिपीट करते हैं क्यों? मैं बता देता हूं। अगर आधुनिक भारत के इतिहास से सवाल आएगा ना, अगर 12 सवाल आता है या 15 सवाल आता है तो 10 गांधी से रहेगा। लिख के ले लो, आगे बढ़ो गुरु। प्रार्थना समाज की स्थापना मैं बताया हूं, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना में एनजी चंद्रावरकर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रनाडे, ये सभी लोग जुड़े थे। एनजी चंद्रावरकर लिखिए, एनजी चंद्रावरकर, महादेव गोविंद रनाडे, केशव चंद्र सेन, ये सभी लोग जुड़े थे
किससे किससे जुड़े थे? प्रार्थना समाज से। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? इसमें सभी लोग कमेंट करके बताओ, जो बताएगा उसे मिलेगा भैया गिफ्ट। कौन बताएगा जल्दी बताओ, सभी का उत्तर। 1495 लोग जुड़े हो, सबका उत्तर जल्दी कमेंट कमेंट गुरु, कमेंट कमेंट कमेंट, सभी का उत्तर 1495 कमेंट आना चाहिए। क्या कब हुआ स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ? जल्दी कमेंट कमेंट गुरु। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुआ। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ गुरु? कब हुआ और किसने किया? पूछा जा रहा है किसने किया, किसने किया? उत्तर आप दीजिए और साइड में लिख दीजिए कब हुआ। कब भी बगल में लिख देना, बगल में लिख देना कब भी, कब हुआ, किस साल में हुआ, बगल में लिखो जल्दी से। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो, 1531 लोग जुड़े हो। 1365 लाइक नहीं चलबो, 1365 लाइक नहीं चलेगा गुरु, 1365 नहीं चलेगा लाइक, 1537 लाइक होना चाहिए। लाइक कर दो गुरु। लाइक करने में क्या टाइम लगता है? अच्छा नहीं पढ़ाता क्या? मुझे तो लगता है मैं अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन पता नहीं, अच्छा नहीं पढ़ाता तो लिख सकते हो सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते। थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा देर के लिए लगेगा बुरा भी, वैसे बुरा मुझे लगेगा नहीं। अगर अच्छा नहीं पढ़ाता तो बगल में भी लिख दीजिएगा कि सर जो है आप में सुधार की जरूरत है, क्या सुधारना है ये जरूर लिखिएगा, हम सुधार लेंगे गुरु। भाई इंसान है, गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, कमियों को दुरुस्त करना चाहिए। आप बोलेंगे कमी दुरुस्त हो जाएगा। चलिए भाई आगे आइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, 1873 वाले सही हैं। ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले 1873 में सत्यशोधक समाज, छुआछूत को दूर करने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले ने किया। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया? पहले बर्मा जो था, म्यांमार, आजकल जो म्यांमार है उसे भारत में ही शामिल कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने म्यांमार को, बर्मा को भारत में मिला लिया था। बर्मा को भारत से फिर से अलग किया गया। कब किया गया? कौन से अधिनियम के तहत किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया 1939 में। 1939 में बर्मा को भारत से अलग करके, वैसे बर्मा अलग ही था, अंग्रेजों ने उसे भारत में शामिल कर लिया, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया। 1939 में बर्मा को भारत से, यानी म्यांमार को भारत से अलग किया गया। भैया 1935 का अधिनियम, 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया। बर्मा जिसकी राजधानी थी रंगून या यांगून, अब बर्मा यानी म्यांमार हो गया। बर्मा का दूसरा नाम बदल के नाम हो गया म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नैपीटॉ। बर्मा की जो रंगून राजधानी थी वो बदल गया। नहीं, एक फिल्म में गाना आया था, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन। चलो गुरु भैया, रंगून जो है, रंगून राजधानी थी, यांगून राजधानी थी, तो अब राजधानी हो गया नैपीटॉ। नैपीटॉ नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाओ। नरबली प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में नरबली प्रथा पर रोक लगा था? जल्दी बताइए। हारना मना है, जीतने के जुनून लेकर, जितने की जीत लेकर पहुंचिए। भैया आप मसल्लेपुर हाट में हो या इलाहाबाद के अलीगंज में हो या मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में पड़े हो, आप कहीं भी पड़े हो, यदि आपके अंदर जीतने की जुनून हो, आपके अंदर युद्ध करने की कला है, आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर दुख झेलने की शक्ति है, सबसे बड़ी बात कष्ट झेलने की शक्ति है, तो कमरे में अपने आप को लॉक कर लीजिए, मार भात खाइए, लेकिन आप दौड़ते रहिए। भैया दौड़ते रहिए। क्या नाम तो बताया नहीं आप लोगों ने? मैंने कहा था ढिंग एक्सप्रेस, नाम बताया था ना जी, ढिंग एक्सप्रेस। क्या बच्चा आप लोगों से पूछे थे ना, अभी तक तो उत्तर तुम लोगों ने दिया नहीं। किसको बोलते हैं भारत में ढिंग एक्सप्रेस? ढिंग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? भैया मार भात खा के, गोल्ड स्टार के उस जो 200 रुपए का जूता होता, उस जूता को पहन के एक लड़की थी आसाम की जिसका नाम था हिमा दास। हिमा दास ने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना परचम लहराया। वही हिमा दास जिनको ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, मार भात खा के दौड़ी थी। कोई सुविधा नहीं था गुरु, सुविधाएं मिलने लगती है। जब आप सितारा बन के चमकने लगते हैं तो लोग सुविधाएं आपको देना शुरू करते हैं। आप जब गर्दिश में होते हैं तो न कोई पहचानता है, आप पहचानने के बाद भी इग्नोर करता है गुरु। लेकिन जिस दिन आप चमकेंगे सितारा बन के, गर्दा हटे, गर्दिश मतलब गर्दा हटेगा, सितारा चमकेगा आपका, उस दिन बुलंद होगा सितारा, लोग आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे और आप इग्नोर कीजिएगा। नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने किया। यह प्रथा थी नरबली, आदमी की बलि दी जाती थी। यह प्रथा थी, उड़ीसा में एक जनजाति है जिसका नाम है खोंड जनजाति।
उड़ीसा की एक जनजाति है जिसका नाम है खोंड जनजाति। उड़ीसा की जो खोंड जनजाति है उसमें प्रचलित है नरबलि प्रथा। नरबलि प्रथा की शुरुआत उड़ीसा के नरबलि प्रथा जो है वो चलाया था किसने? खोंड जनजाति ने। इस प्रथा पर रोक किसने लगाया? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय ही एंग्लो सिख युद्ध, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, अंग्रेजों और पंजाब में सिख, अंग्रेजों और सिखों के बीच युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। आगे आ जाओ, सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग सेशन को लाइक करो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। 1622 लोग जुड़े हैं गुरु, 1622 लाइक चाहिए भाई, लाइक करते रहिए गुरु जी के लिए। भारत में पहली बार विद्युत विभाग की स्थापना किसने किया था? इसका उत्तर जो दे देगा हम मानेंगे कि सर आपने मेरी वीडियो को देखा है पहले। जो मेरे वीडियो को पहले देखा होगा इसका उत्तर सभी लोग दे देंगे। जो भी लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे इसका उत्तर सभी लोग देंगे। जल्दी बताओ, सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए, इसका उत्तर जल्दी से दो गुरु। सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग हैं सेशन को लाइक कर दो। भारत में पहली बार विद्युत विभाग, भारत में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया, भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चला ठाणे से बंबई के बीच, भारत में पहली बार कंपटीशन एग्जाम हुआ और भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार विद्युत विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार विद्युत विभाग की स्थापना, भारत में पहली बार विद्युत विभाग की स्थापना, लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी पहली बार ठाणे से बंबई के बीच में पैसेंजर ट्रेन चला, लॉर्ड डलहौजी। नोट करिए गुरु, लॉर्ड डलहौजी ने चलाया पैसेंजर ट्रेन ठाणे से बंबई के बीच। पहली बार कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय आया हड़प नीति। हड़प नीति, जिन राजाओं के कोई संतान नहीं उनको गोद लेने पर रोक लग गया। यदि वो राजा गोद लेंगे तो गोद लिया हुआ बेटा को मान्यता नहीं दिया जाएगा। राजा के मरने के बाद राजा की पूरी संपत्ति अंग्रेजी सरकार की हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति का शिकार पहला होने वाला पहला राज्य कौन था? तो सतारा। सतारा हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य था सतारा। नोट कर लीजिए। और 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप लगाकर हड़प लिया। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ही शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, भारत में गर्मी का राजधानी शिमला को किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। जाड़े की राजधानी रहेगा कलकत्ता और गर्मी की राजधानी रहेगा शिमला। किसने बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। आगे आ जाओ गुरु। जाड़े की सर्द रात सोने का सबको मन करता है, हमको भी मन करता है कि नौकरी पर से आए हैं, ड्यूटी पर से आए हैं, 1-2 घंटा पहले सो जाएं, 9 बजे सो जाएं और सुबह में 7 बजे तक सोते रहें। ऐसा मन मुझे भी करता है, नहीं करता है क्या? कि नौकरी में से आए हैं तो हम भी सो जाएं, हमको मन करता है। लेकिन मैं जानता हूं, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, मैं भावुक इंसान हूं, मैं दर्द देखा हूं, मैं किस तरीके से दिल्ली के मुखर्जी नगर में किस तरीके से किस अभाव में मैंने पढ़ाई की है मुझे पता है। और मैं जानता हूं इसमें 90% बच्चे उसी अभाव में हैं। मैं आपकी दर्द को समझ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन याद रखिए आपके ही खाते में आएगा कमल का फूल। कीचड़ में ही आता है कमल का फूल। कभी स्वर्ण मंदिर के पढ़े आपने देखा? दुनिया के 99% जो टॉप पे लोग हैं, टॉप पे देखिए नाम, सारे टॉप के नाम को बचपन देखिए अभाव में गुजरा है। 1% ही ऐसे लोग सफल हैं दुनिया। अरे IAS बन जाना, BPSC पास करना, इसको नहीं कहते हैं। पर टॉप लोग, टॉप लेवल पे जो पहुंचे हैं वो सामान्य बैकग्राउंड से निकले हैं। कोई बड़ा टॉप करने के लिए बड़ा बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। चलिए भैया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है? जल्दी बताओ कौन सा बंदरगाह है जिसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है? भैया कौन बंदरगाह है? भारत में कितने बड़े बंदरगाह? भारत में कितने बड़े बंदरगाह? उत्तर दे, आगे क्वेश्चन है, उत्तर देना भैया। भारत में कांडला बंदरगाह, नोट कर लो। कांडला बंदरगाह जो है इसी का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। इसका नाम बदल के कांडला है गुजरात के कच्छ में। कांडला गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पड़ता है। नोट कर लीजिएगा गुरु। सारे बड़े बंदरगाह का हम फोटो बना देते हैं बड़ा सा। सारे बड़े बंदरगाह का चित्र देख लो भैया। भैया ये बंगाल है, भैया ये बंगाल है, भैया ये उड़ीसा है, भैया ये उड़ीसा है, भैया ये आंध्र प्रदेश है, भैया ये तमिलनाडु, TN का मतलब तमिलनाडु, भैया ये केरल है, भैया ये केरल है, भैया ये कर्नाटक है, कर्नाटक है, भैया ये गोवा है,
भैया ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, और भैया ये गुजरात है। गुजरात है, नोट कर लीजिए। तो भैया देखो यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है हल्दिया, इसका नाम है हल्दिया। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है पारादीप। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, नोट कर लीजिए। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है एन्नौर, इसका नाम है एन्नौर, या इसी को बोलते हैं कामराज बंदरगाह। कामराज, आज कुछ नहीं छूटेगा, कामराज बंदरगाह इसी का नाम है, नोट कर लीजिए। यहीं पर है चेन्नई, यहीं पर है चेन्नई, यहीं पर है तूतीकोरिन, यहीं पर है तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। यहीं पर है गुरु कोचीन बंदरगाह, यहीं पर कोचीन बंदरगाह। यहीं पर है मंगलुरु, मंगलौर बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह। यहीं पर बंदरगाह है, उसका नाम है मर्म गोवा, मर्म गोवा बंदरगाह, मर्म गोवा। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है बधावन, बधावन बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है नोहवा सेवा, नोहवा सेवा बंदरगाह, नोहवा सेवा बंदरगाह। और यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है बंबई बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। यहां पर एक बंदरगाह है, इसका नाम है कांडला बंदरगाह, गुजरात के कक्ष में भैया ये बनाया। और यहां पर है पोर्ट ब्लेयर, यहां पर है पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, साउथ अंडमान में है। पोर्ट ब्लेयर पूछा जाए किस अंडमान में है, तो साउथ अंडमान में। ये कुल 14 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में पूछा जाए कुल कितने बंदरगाह हैं, तो भैया 200 बंदरगाह। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, 200 बंदरगाह। भैया उसमें से कितने बड़े बंदरगाह हैं, अब है 14। पोर्ट ब्लेयर को लोग 13 लोग बोलते हैं, पर है 14। अब बधावन बन जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो गुरु टोटल कितने बड़े बंदरगाह हैं, 14। जिसमें कौन कौन है भैया, बंगाल में बस एक, इसका नाम है हल्दिया। उड़ीसा में भी एक, इसका नाम है पारादीप। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में भी एक, आंध्र प्रदेश में भी एक विशाखापत्तनम। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह, कौन कौन, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। केरल में एक बंदरगाह कोचीन। कर्नाटक में भी एक बंदरगाह मंगलोर। गोवा में कौन सा बंदरगाह, मर्म गोवा। और महाराष्ट्र में बधावन, नोहवा सेवा और बंबई। और कक्ष, गुजरात के कक्ष में कांडला। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और छूट गया का कोई, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो ही गया, 14 बंदरगाह। भैया अगर सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं। एक बार इसका फोटो ले लीजिए। पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ है गुरु, तो साउथ अंडमान में। नोट कर लीजिए, साउथ अंडमान में। सेशन में नए हैं, चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमसे पढ़ के आज कैसा लगा। मजा आया तो रेगुलर करिएगा क्लास। सेशन को लाइक कर दीजिए गुरु, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जरूर। आ गया गुरु। तो भैया ये 14 बड़े बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के मोदी जी क्या कर दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और बता दें, कांडला भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र था, निर्यात संवर्धन क्षेत्र। कांडल भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कौन था, कांडला। कब बनाया गया था, 1967 में। भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, निर्यात संवर्धन क्षेत्र कौन था, कांडला। कांडला कहाँ है गुरु, कक्ष में है, का गुजरात के कक्ष में कांडला है, जिसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है गुरु, विशाखापत्तनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। एक कौन सा बंदरगाह है जिसका नाम कामराज बंदरगाह है, तो एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का नाम है कामराज बंदरगाह। अगला आइए, नोहवा सेवा बंदरगाह जो है, नोहवा सेवा, ये बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बनाया गया था। बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बनाया गया नोहवा सेवा बंदरगाह। और नोहवा सेवा बंदरगाह को कौन चलाता है, तो लिखो, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। कौन सा बंदरगाह, नोहवा सेवा। और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट कौन चलाता है, हल्दिया बंदरगाह को। हल्दिया बंदरगाह को कौन चलाता है, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट चलाता है हल्दिया बंदरगाह को। और नोहवा सेवा बंदरगाह को चलाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम। और कौन सा बंदरगाह जिसका नाम है कामराज बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह।
और भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कांडला कब बना? 1967 में। और इसका अब नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया गुरु? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। अच्छा लगा, मजा आया गुरु, तो सेशन को लाइक कर दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 स्क्रीनशॉट प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। कोलकाता आएगा क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका उत्तर दीजिए। अब कोलकाता, सभी लोग उत्तर दीजिए, मैं देख रहा हूं आंसर कौन देता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है उससे कौन बंदरगाह हैंडल होता है? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो है उससे कौन सा बंदरगाह हैंडल होता है? सभी लोग उत्तर दीजिए। 1657 लोग हैं, हमें 1657 कमेंट चाहिए। सेशन से जुड़ गए गुरु तो सेशन को लाइक कर दीजिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा लग रहा है भैया? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट बताइए जल्दी से। हल्दिया, क्या आंसर होगा? हल्दिया, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट गुरु। मैं बता दूं कि पारादीप उड़ीसा में बता चुका हूं, गंगा सागर भी बंगाल में है पर बड़ा बंदरगाह नहीं है, छोटा है। गोपालपुर है, उड़ीसा में है। गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में। आगे आइए नेक्स्ट। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी? अब उत्तर दो, अब उत्तर दो जल्दी से। उत्तर, सबका उत्तर आना चाहिए। 1685, 1685, 1685 कमेंट जल्दी बताओ गुरु। भारत में कितने बड़े बंदरगाह? छोटे बंदरगाह की संख्या 200। अब बड़े बंदरगाह उनमें से कितने हैं? 14। पहले बधावन नहीं था, बधवान के लिए अब मान्यता मिल गया। चलो गुरु, 14 बड़े बंदरगाह, 14 बड़े बंदरगाह। आगे आ जाइए। इनमें से किस तट पर मसाले अधिक पाए जाने की संभावना है? कौन सा तट है जिस पर सबसे अधिक मसाला मिलते? बस इसको लाइक कर दो गुरु जितने लोग जुड़े हैं। भैया कितना मसाला, पहली बार बताओ इसमें कौन सा तट है? तुम लोग उत्तर देते रहो। कौन सा तट है जहां मसाले मिलते हैं? मैं बता दूं, आपको पता है ना, भारत में केरल को क्या बोला जाता है? मसालों का बागीचा। केरल को बोला जाता है मसालों का बागीचा, पता है ना? तो भाई आपको पता है ना किस तट को किस नाम से जानते हैं? आपको तो पता है किस तट को किस नाम से जानते हैं? बंगाल के तट को बोलते हैं बंग तट, बताया था आप लोगों को। उड़ीसा के तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट बताए थे। इसमें ज्यादा हम डिटेल पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको पूरा ये बात। भैया याद रखिए, मालाबार तट, केरल का जो मालाबार तट है उसी को बोलते हैं मसालों के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में कोलार की खदान, कोलार और एक और खदान है हट्टी, ये दोनों 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 जो है, कोलार की खदान और हट्टी की खदान, ये दोनों के दोनों कहाँ है गुरु? कर्नाटक में। ये दोनों के दोनों कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के कोलार और हट्टी की जो खदान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। आपको पता है ना, बंगाल के तट को बंग तट, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार या उत्कल तट, आंध्र प्रदेश के तट को आंध्र तट या गोलकुंडा तट, तमिलनाडु के तट को पायन तट, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मिलाकर कोरोमंडल तट, केरल के तट को मालाबार तट। आपको पता है ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन दिया मैंने, कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, गोवा और महाराष्ट्र के तट को क्या बोलते हैं गुरु? बताइए। कोंकण तट। और गुजरात में 2 कान है, ऊपर वाले कान को कच्छ तट और नीचे वाले कान को काठियावाड़ तट। ये हम बता चुके हैं। बस इनको लाइक कर दो जितने लोग जुड़े हो। इसके लिए प्रसिद्ध है सोना के लिए, गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में बताओ, तुम लोग से दूसरा प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला है जहां पर सोना पाया गया है? अभी तक सोना की खुदाई शुरू नहीं हुआ। वहीं पर नागी नक्टी झील भी है, नागी नक्टी, जिसको आर्द्र भूमि में शामिल किया गया, आर्द्र भूमि नेटवर्क, रामसर भूमि नेटवर्क में शामिल किया गया है नागी झील को, नक्टी झील को। तो नागी नक्टी भी वही है जमुई में, और सोना भी मिला है कहां से? जमुई से। आगे आ जाओ गुरु। दक्षिण भारत के नवेली, ये प्रश्न का उत्तर दीजिए। नया प्रश्न दिया हूं, जो बताएगा मेरे तरफ से उसे रियल में मिलेगा। भैया नोट करिएगा नंबर, आप लोग मैनेजमेंट की टीम में कमेंट कौन कीजिए और नंबर नोट कीजिए। पहला उत्तर कौन देता है? इसका पहला आंसर कौन देता है? नंबर नोट होगा उसका। दक्षिण भारत का नवेली किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? ये सब कोयला का ही प्रकार है। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस पीट। याद रखिए कोयला कितने प्रकार का, यहीं पर आंसर भी हो गया। कोयला 4 प्रकार का। कौन पहला उत्तर दिया जी? पहला उत्तर कौन दिया भैया? पहला उत्तर कौन दिया भैया? कौन आंसर दिया है भैया? ये जो आंसर दिए हैं उनका ही सही है। जल्दी से बेईमानी नहीं करिएगा। पहला नंबर, अच्छा, चांदनी शर्मा ने उत्तर दिया है, पहला उत्तर सही। कौन? रजदा, रजदा खातून सेकंड आंसर दिया। तीसरा, अच्छा, तीनों लड़कियां ही टॉप कर गई। चलो तीनों के लिए डेयरी मिल्क तय है। चलो गुरु, तो भैया कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला नवेली में, तमिलनाडु के नवेली में लिग्नाइट कोयला मिलता है, याद रखिएगा। बाकी पूरे झारखंड में, पूरे झारखंड, पूरे उड़ीसा,
पूरे झारखंड, पूरे उड़ीसा और पूरे जो भी आंध्र प्रदेश का बेल्ट है, ये पूरे क्षेत्र में जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस कोयला है। इस भारत में 98% कोयला बिटुमिनस कोयला है, और बाकी 2% में लिग्नाइट और एंथ्रासाइट है। लिग्नाइट कोयला मिलता है तमिलनाडु के नवेली में। बस सेशन को लाइक कर दो भाई। भैया सर क्या लिख रहा है? सर मेरा भी। अच्छा ठीक है। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? जल्दी उत्तर दीजिए, सभी लोग जल्दी से उत्तर दीजिए। और अच्छा, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन से डेली जुड़िएगा। हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि एईडीओ के एग्जाम और टीआरई के एग्जाम तक हम एक भी दिन आपके सेशन को गैप नहीं करेंगे। ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगा, बेहोश होकर गिरने लगेंगे, उस दिन भी आधा घंटा जरूर क्लास लेंगे। मतलब मिनिमम आधा घंटा तुम क्लास लेंगे ही, बाकी जरूरत पड़ी तो 3 घंटे 4 घंटे भी लगातार लेंगे। प्रश्न कहाँ से पूछेगा? और मैं लिख के दे देता हूं, प्रश्न पूछेगा तो केवल हमारे यहां से पूछेगा और कहीं से नहीं पूछेगा। चलो गुरु, कपास के उत्पादन सबसे ज्यादा गुजरात में। गुजरात में अहमदाबाद है, आपको पता है ना। कॉटन या कपास से कौन सी कपड़ा बनता है? सूती कपड़ा। सूती कपड़ों का सबसे अधिक मील पूरे भारत में कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में है। इसीलिए दुनिया में जहां जहां सूती कपड़े बनते हैं उसे वहां का मैनचेस्टर कहते हैं। पहले पूरे दुनिया का जो मैनचेस्टर है वो कहाँ? इंग्लैंड में। रियल मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। वहां सूती कपड़ों का बहुत बड़ा सारा मिल था। मैनचेस्टर सिटी है इंग्लैंड में, वहां पर सूती कपड़ों का बहुत ज्यादा मिल था गुरु। इसीलिए दुनिया में जहां जहां सूती कपड़े बनते हैं उसे वहां का मैनचेस्टर बोल देते हैं। रियल मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, पर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, बिहार का मैनचेस्टर गया का मानपुर, और रूस का मैनचेस्टर तुम बताओ। अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, अमेरिका का मैनचेस्टर लावेल, और चीन का मैनचेस्टर संघाई। रूस का तुम बताना। आगे बढ़ते हैं। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दलहन अनुसंधान संस्थान। बस सेशन को लाइक कर दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दो, इसका उत्तर दीजिए, देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। ऐसे बता दें, इलाहाबाद में क्या है? अमरूद अनुसंधान संस्थान। नोट कर लो, अमरूद अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अमरूद अनुसंधान, पूरा नहीं लिखेंगे गुरु, संस्थान। अमरूद अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। उसके बाद सब्जी अनुसंधान संस्थान। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है भैया? बनारस में। और सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है गुरु? सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में। सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस, अमरूद अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद, और दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। कानपुर में गन्ना भी है। गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर, गन्ना अनुसंधान संस्थान कानपुर, और दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर, दलहन अनुसंधान संस्थान भी कानपुर। इलाहाबाद में अमरूद अनुसंधान संस्थान, भरतपुर में सरसों अनुसंधान संस्थान, और बनारस में सब्जी अनुसंधान संस्थान। नोट कर लो गुरु। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट आ जाइए। कहीं बैठ गया है कोई क्या? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर तो सब दो। जितने लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु। जितने लोग जुड़े हो एक बार सेशन को दबा के लाइक कर दो। लाइक कर दो गुरु, सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। और हर दिन 9 बजे हम गरजेंगे आपके सामने। नया प्रश्न, डिटेल डिस्कशन, क्या भूगोल, क्या पॉलिटी, क्या हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, एकदम एक एक चीज को तोड़ तोड़ कर इतने ज्यादा प्रश्न करा दूंगा। मेरा टारगेट है 35,000 क्वेश्चन करा देना। 35,000 प्रश्नों का टारगेट मैं लिया हूं, ऐसे पूरा करूंगा। चलो गुरु, यज्ञ में आहुति दिया है तो दूंगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं हम लोग बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। अब आप लोग को भूगोल उगोल आसान लगने लगा होगा, नहीं? आगे कर्ण प्रयाग लिखा, कर्ण पर लिखा गया, कर्ण प्रयाग है ये। कर्ण प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है बताना है। मैं बता दूं कि यहां पर है गोमुख, यहां पर है गंगोत्री का गोमुख। गंगोत्री का क्या है गुरु? गोमुख। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी नदी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। और यहां पर है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ हिमनद। यहां से निकलती है अलकनंदा। यहां से कौन निकलती है? सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा नदी नोट कर लीजिए भैया। जब अलकनंदा में मिलती है धौली गंगा। अब अलकनंदा में कौन नदी मिलती है?
धौली गंगा, तब इस मिलन बिंदु को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, तब इस मिलन बिंदु को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। और गुरु अलकनंदा में मिलती है नंदका नदी, नंदका नदी, तब इसका नाम पड़ता है नंद प्रयाग, तब इसका नाम पड़ता है नंद प्रयाग। नोट कर लीजिए, इससे बढ़िया मैप नहीं मिलेगा। सतोपंथ हिमनद से निकलती है अलकनंदा नदी, उसमें जब मिलती है धौली गंगा तब उसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बगल में ही है बद्रीनाथ, विष्णु भगवान के लिए प्रसिद्ध बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का केदारनाथ, बद्रीनाथ का नाम सुना होगा। ये विष्णु, जहां धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है उसी को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। अब विष्णु प्रयाग के बगल में ही बद्रीनाथ है। नंदका नदी मिलती है किसमें? अलकनंदा में, तब उसका नाम पड़ गया नंद प्रयाग। और पिंडार नदी मिलती है, पिंडार मिलती है अलकनंदा से, पिंडार नदी, तो उसका नाम पड़ता है कर्ण प्रयाग। तब क्या नाम पड़ेगा, ही पूछ रहा है, कर्ण प्रयाग। और जब मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, अलकनंदा से कौन नदी मिलती है? मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी, तो उसको बोलते हैं रुद्र प्रयाग। तो क्या बोलते हैं गुरु? रुद्र प्रयाग। और फिर भागीरथी आके मिल जाती है अलकनंदा से, तो उसका नाम पड़ता है देव प्रयाग। क्या नाम पड़ता है गुरु? देव प्रयाग। भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है, भागीरथी निकलती है गोमुख से और मिलती है कहाँ? देव प्रयाग में, अलकनंदा से। जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है उसी को बोलते हैं देव प्रयाग। और देव प्रयाग के बाद ही गंगा का नाम गंगा पड़ता है। गंगा का नाम इससे पहले गंगा नहीं है, इस देव प्रयाग से पहले गंगा नामो निशान नहीं है। गंगा का नाम गंगा पड़ता है देव प्रयाग के बाद। यही है पंच प्रयाग। भागीरथी नदी में इधर से एक नदी मिलती है, इसका नाम है भिलंगना नदी। भागीरथी में जब भिलंगना मिलती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग, भागीरथी और भिलंगना के संगम को, संगम पर एक डैम बना हुआ है, एक बांध बना है जिसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध बना हुआ है उत्तराखंड में, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर दो गुरु। इसका नाम के आंसर क्या हो जाएगा? पिंडार और अलकनंदा के संगम को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। एक बार सेशन को लाइक कर दो गुरु, जितने लोग जुड़े हो। प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर, प्रसिद्ध फूलों की घाटी। तुम कहोगे सर रोज 10:30 बजे तक जगा देते हैं, रोज 10:30 बजे तक लाइव लेते हैं। सर थोड़ा पहले ले लिया कीजिए, कई लोग कहते होंगे। कोई बात नहीं, टाइम मेरा 9 बजे है, वैसे कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे से ले लें, पर अभी 9 बजे रहने दीजिए। फूलों की घाटी चमोली में है, फूलों की घाटी चमोली में है, उत्तराखंड के चमोली में। और चमोली में ही एक पर्वत है नंदा देवी। भैया उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, नाम सुना होगा आपने, नंदा देवी चोटी चमोली जिला में ही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में ही नंदा देवी है, उत्तराखंड के चमोली जिले में ही नंदा देवी है। और यहीं पर फूलों की घाटी है। नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है। और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। 7,000 कितना उसकी ऊंचाई है जी? 7,816, 7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7 1 8, 8 दूनी 16, ऐसे याद रखिएगा। 7,816 मीटर ऊंचाई है नंदा देवी की। नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, चमोली जिले में है। और उत्तराखंड में ही पिथौरागढ़ है। यहाँ पर क्या है जी? ट्यूलिप गार्डन। यहाँ पर है ट्यूलिप गार्डन, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन है ये। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। भारत का पहला ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। नोट करिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारत का चलो आ गया आवाज, कहीं मत जाना। आवाज आ गया गुरु, काहे टेंशन ले रहा है? सेशन को लाइक कर दो गुरु। दामोदर नदी घाटी
किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। कल मैंने बताया था कि छोटा नागपुर के पठार को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भागों में बांटती है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग और कोडरमा का पठार, और दामोदर नदी के दक्षिण में क्या? दामोदर नदी के दक्षिण में क्या है गुरु? जल्दी बताओ। दक्षिण में रांची का पठार या पाट का पठार। और कल बताया था कि दामोदर नदी घाटी स्पेशली किसके लिए प्रसिद्ध है गुरु? तो कोयला के लिए। दामोदर नदी और महानदी घाटी, लिखो, दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी स्पेशली फेमस है कोयला के लिए। कोयला के लिए भारत में 2 नदियां प्रसिद्ध है। कौन कौन? दामोदर नदी घाटी और महानदी घाटी, याद कर लो। आगे आ जाइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में किसने किया था? ये कल मैंने डिस्कस किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बढ़ते, 35 सवाल लेंगे टोटल। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश का नाम क्या था? चलिए भैया जल्दी बताओ। टोटल 5 सवाल, रैपिड फायर। रैपिड फायर 5 सवाल, सभी लोग उत्तर दो। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत में स्थापित होने वाला पहला वंश का नाम क्या था? मामलुक वंश। पहला वंश का नाम, रैपिड फायर है गुरु ये, इसलिए उत्तर जल्दी जल्दी देना। दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश था उसका नाम क्या था? मामलुक वंश। और दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा समय तक राज किसने किया? तुगलक वंश। 2 प्रश्न याद रखो। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश या मामलुक वंश, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक राज्य करने वाला, ज्यादा समय तक राज्य करने वाला राजवंश था तुगलक वंश। नोट कर लीजिए, ज्यादा समय तक राज्य करने वाला राजवंश था तुगलक वंश। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य किसके काल में प्रारंभ हुआ? कुतुब मीनार भैया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत थे बख्तियार काकी, सूफी संत बख्तियार काकी के याद में, सूफी संत बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ हुआ था। याद में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया, लेकिन उस निर्माण में अंतिम ईंटा कौन रखा? अंतिम, उसके बाद फिर निर्माण नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के समय तक ये निर्माण चलता रहा, याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किसके मेमोरी में किया? भी रट लो, किसके यादगार में किया? तो बख्तियार काकी की याद में। आगे आ जाइए, 5 सवाल करेंगे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश भैया सबसे ज्यादा समय तक कौन चला? तुगलक वंश। अब पहला कौन था? गुलाम वंश। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। आपने देखा होगा रणबीर सिंह वाला मूवी, इसमें जलालुद्दीन खिलजी बना है। कौन? ये बने हैं रजा मुराद, और खुद अलाउद्दीन खिलजी बने हैं रणबीर सिंह। अपने चाचा को ही चाकू गोद के मार देते हैं, है ना। तो भैया मैं कह रहा हूं भैया जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापित किया। इसका महान राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को ही बोला जाता है दक्षिण भारत पर हमला करने वाला, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रक या मूल्य नियंत्रक के नाम से जानते हैं। इसने इक्तादारी प्रथा को समाप्त किया था। आगे आइए, तुगलक वंश का वह शासक कौन था जो अपनी सांकेतिक मुद्रा और राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता है? सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी, और राजधानी चेंज किया, दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली। महापागल आदमी था, निर्णय लेने से पहले सोचता नहीं था। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले गया तो कहते दिल्ली में कुत्ता और बिल्ली भी नहीं बच गए थे। कुत्ता और बिल्ली भी रोने के लिए नहीं बच गए थे, कुत्ता बिल्ली भी चली गई थी, गायब हो गई थी, मतलब एकदम दिल्ली खाली हो गई थी। दिल्ली से राजधानी को कहां ले गया? महाराष्ट्र के दौलताबाद। महाराष्ट्र में था दौलताबाद, देवगिरी नाम था पहले। दौलताबाद का पुराना नाम था देवगिरी, उसी का नाम बदल के दौलताबाद कर दिया गया। दिल्ली से राजधानी गया दौलताबाद, और फिर पता ना क्या मूड घूमा, फिर दौलताबाद से दिल्ली ले आया, 1600 किलोमीटर दूर ले गया और फिर लेके आया। बताइए, उस समय ट्रेन था जी, हाथी घोड़ा पैदल दौड़ दौड़ के लोग गया, दौड़ दौड़ के आया, एकदम पागल आदमी। और टोकन करेंसी चलाया, सांकेतिक मुद्रा, भैया ये कौन चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, यही 5 सवाल के साथ हम आपके सेशन का अंत करेंगे। कैसा लगा आज का सेशन? सुनो, मैं बता रहा हूं, मुझे बड़ी ईमानदारी से बात सुनना अच्छा लगता है। नए साल में सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देता हूं और कहता हूं, बधाई देता हूं कि साल आपके जीवन के जितने सपने हैं, जो भी खुली आंख से आप देखते हैं,
सब पूरा हो जाए, आपके जीवन में कोई बाधा ना आए। लेकिन एक बात मैं हिदायत भी देता हूं कि जीवन में ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपके जीवन में कुछ संकट आए, जिससे आपके पढ़ाई में, आपके मेहनत में कोई बाधा आए। आप वो सारी गलत चीजों को छोड़िए और अपने आप को रमा दीजिए अपनी पढ़ाई में, रात दिन एक कर दीजिए। जो भी हो, खाइए पीजिए सोइए और खाली पढ़िए, रात दिन एक करिए। यही मेरा आपसे एक गुजारिश है। तो कैसा लगा आज का सेशन? एक और गुजारिश है, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। मजा आया, सीखने को मिला, मजा आया तो कमेंट कर दो गुरु कैसा लगा। और कल फिर 9 बजे मिलेंगे, कल फिर 9 बजे, कहीं मत जाना, 9 बजे फिर मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। और कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। आपसे विनती है गुरु, सेशन को शेयर कर दीजिएगा जरूर। और कल 9 बजे मिलते हैं, तब तक शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, मस्त रहो गुरु, कभी दुखी मत होना। हमारा यही आशीर्वाद है, प्रभु से प्रार्थना भी है। थैंक यू सो मच, गॉड।